चलिए सेमेस्टर 1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे आज अकाउंटेंसी का। ठीक है, लिखो सेम 1। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 1 एग्जाम टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी। मोस्ट प्रोबेबली इसके डेट्स हो सकते हैं एंड ऑफ फेब और मिड ऑफ फेब, यही दो एक्सपेक्टेड टाइम है राइट स्टार्ट होने के। तो सेमेस्टर 1 का वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस अपने को एक बार देखना पड़ेगा कि सेमेस्टर 1 में अपने को करना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दी बिगर टॉपिक, या कहिए जिससे सबसे ज्यादा नंबर आप स्कोर करोगे एग्जाम में, वो वाला पार्ट लेके कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट सबसे पहले लिख लीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट। नंबर 2 लिखिएगा इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम वैसे कंसाइनमेंट अकाउंट भी आपका क्लास 12 में पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, पहले होता था आईएससी बोर्ड्स में, फिर वो हट गया आईएससी बोर्ड से। तो कंसाइनमेंट अकाउंट आपको पढ़ना है। ठीक है, जिन लोगों ने भी सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन किया है तो उनको कंसाइनमेंट अकाउंट के एमसीक्यू या ब्रॉडर पार्ट डिस्क्रिप्टिव पार्ट सीए फाउंडेशन के में आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, और दूसरा है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम इंटरमीडिएट में आता है, बट क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में अपना इंश्योरेंस क्लेम है तो अपने को यहीं पे इंश्योरेंस क्लेम करना है राइट। और थर्ड लिखिए आपका सेल्फ ऑब्लिक सेक्शनल बैलेंसिंग। सेल्फ ऑब्लिक सेक्शनल बैलेंसिंग, ये 3 चैप्टर मिला करके आपको एग्जाम में 25 मार्क्स का वेटेज के क्वेश्चन मिलेंगे। 25 मार्क्स, कितने नंबर का वेटेज मिलेगा? 25 मार्क्स का। तो लिखते हुए चलिए, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम और सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, ये तीनों को मिला करके आपको एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे? से 25 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। टोटल आपका डिस्क्रिप्टिव कितने नंबर का है? 80 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, इन विच 25 मार्क्स आपका किसका है? इन तीनों का है राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद का जो प्रैक्टिकल है वो है नंबर 4 लिखेंगे आप। ठीक है, और हम लोग पढ़ाई भी इसी ऑर्डर में ही करने वाले हैं। पहले ये 25 मार्क्स, उसके बाद आप लिखेंगे नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट हम लोग इसको एनटीओ बोलते हैं, और एनटीओ का वेटेज हमारे एग्जाम में कितने नंबर का है? फॉर 10 मार्क्स का वेटेज है। नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सीएमए फाउंडेशन में है। ठीक है, एनटीओ नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट विल कम फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 25 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों को जोड़ेंगे तो कितने नंबर का वेटेज हो गया? 35 मार्क्स का वेटेज हो गया यहाँ से। ठीक है, नंबर 5 लिखिएगा। नंबर 5 फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ये कितने नंबर का है जी? 15 मार्क्स का वेटेज है, 15 मार्क्स का वेटेज है। तो ये दोनों मिला करके आपको कितने नंबर हो गए? 25 मार्क्स। तो अगर आप एनटीओ कर लेते हैं और फाइनल अकाउंट कर लेते हैं, मतलब यू कैन सी ओनली 5 चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स का वेटेज। कितने नंबर का वेटेज है जी? 50 मार्क्स का वेटेज आपको यहीं से मिलेगा। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप फाइनल अकाउंट अच्छे से कर लिए, ठीक है, क्लास 11 में आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, तो अगर ये 2 चैप्टर है, इसका थोड़ा सा और आगे ब्रॉडर लेवल का कंसेप्ट भी अपने को सीखना है, तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 में टोटल आपके कितने मार्क्स की कवरेज हो गए? 25 प्लस 25 कितने मार्क्स का कवरेज है? 50 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं, लिखिए नेक्स्ट। लिखिए डेप्रिसिएशन रेक्टिफिकेशन। राइट डाउन नंबर 6 डेप्रिसिएशन रेक्टिफिकेशन।
डेप्रिसिएशन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, लिखवाता हूं, लिखिए डेप्रिसिएशन नंबर 6, डेप्रिसिएशन, ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ा है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और एक चैप्टर आप पढ़े होंगे रिजर्व एंड प्रोविजन। ये तीनों चैप्टर का वेटेज आपके एग्जाम में है से 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का वेटेज है। 6, 7, 8 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। उसके बाद हो गया आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, एरर्स डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। और रिजर्व एंड प्रोविजन जो पीबीडीटी का चैप्टर होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी चैप्टर। तीनों चैप्टर का वेटेज आपको एग्जाम में कितने नंबर का है? 15 मार्क्स का। टोटल 80 मार्क्स में ये आपके 65 मार्क्स के हो गए प्रैक्टिकल, मतलब यू विल हैव 65 मार्क्स का वेटेज इन द ऑफ प्रैक्टिकल इन योर एग्जाम। रेस्ट लिखिए। उसके बाद आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मैचिंग कंसेप्ट वगैरह, इक्विटी कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ये हो गया आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में आपको मिलेगा 5 मार्क्स के थ्योरी। व्हाट इज एंटिटी कंसेप्ट, व्हाट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ठीक है, ये सारा चीज आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मिलेगा फॉर 5 मार्क्स के लिए, लिख लीजिए। और उसके बाद आपको 10 नंबर में लिख लीजिए, यहां पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑब्लिक अकाउंटिंग थ्योरी बोल करके लिख लीजिए, इससे 10 नंबर का वेटेज है। तो इन शॉर्ट देखा जाए ना तो जबरदस्ती का इंट्रोडक्शन अलग लिखा हुआ है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग थ्योरी अलग से लिखा हुआ है। टोटल हो गया 15 मार्क्स। तो ये है आपका कुल 80 मार्क्स का सिलेबस फॉर सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 का ये कुल सिलेबस है, ठीक है, टोटल सिलेबस है 80 मार्क्स का, ठीक है। तो 80 मार्क्स। अच्छा एक बात और है, जो भी स्टूडेंट ऑनर्स में है या जो भी अपने जनरल में है, दोनों के लिए सिलेबस सेम है, दोनों के लिए सिलेबस सेम है। पेपर पैटर्न क्या होगा? पेपर पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से दिख सकता है एग्जाम में। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्या होने वाला है वो आप लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न है, ये कंफर्म पेपर पैटर्न नहीं है, क्योंकि 2-3 सेमेस्टर से एग्जाम हुआ ही नहीं, ठीक है, हुआ ही नहीं है, तो वी कैन नॉट से कि यही वाला पेपर पैटर्न होगा या नहीं होगा। तो लिखिए पेपर पैटर्न मतलब एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होगा, लिख लीजिए पेपर पैटर्न फॉर द एग्जाम एनीथिंग, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी कुछ पेपर पैटर्न अपने दे, ठीक है। तो एग्जाम पेपर पैटर्न थोड़ा रुक जाइए, वेट कर लीजिए, ठीक है। आई विल गिव यू द परफेक्ट पेपर पैटर्न के एग्जाम में क्या है। आप लिख लीजिए 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में 10 मार्क्स का। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको हो सकता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन यहां से मिल जाए, ठीक है। यू मे हैव 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन ब्रॉडर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे 40 मार्क्स, यहाँ पे एनटीओ वगैरह कवर किया जा सकता है, ये सब सारे चीज हो गया 50 मार्क्स। और 15 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में से फॉर 30 मार्क्स। तो इट विल बी योर पेपर पैटर्न फॉर एग्जाम। मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम पेपर पैटर्न जो है इट इज नॉट फिक्स्ड येट। आप ये एक्सपेक्टेड पैटर्न पेपर पैटर्न लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन द एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे 5x4 क्वेश्चंस भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, इट कैन बी 5 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। तो एनीथिंग कैन हैपन, बट स्टिल आप ये पेपर पैटर्न लिख करके चले, ठीक है ना। हाँ जी, 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, एक्सपेक्टेड पैटर्न पेपर पैटर्न है।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अकाउंटिंग थ्योरी से। क्या स्टार्ट करेंगे? अकाउंटिंग थ्योरी। एक छोटा सा सेशन है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सेशन है। अकाउंटिंग थ्योरी में सबसे पहले अपन सीख रहे हैं व्हाट इज एन एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोला मैं? व्हाट इज एंटिटी कंसेप्ट। देखिए एज पर द एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, एज पर द एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, ओनर, ठीक है ना, ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग ट्रीट किया जाता है। बिजनेस एंड इट्स ओनर टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। क्या बोला मैं? ओनर एंड बिजनेस टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। फॉर से एग्जाम्पल, हु इज द ओनर ऑफ रिलायंस? रिलायंस का ओनर कौन है बताओ? हु इज द ओनर ऑफ रिलायंस? आपको पता होगा कि रिलायंस के ओनर आप बोलेंगे मुकेश अंबानी, राइट? मुकेश अंबानी बोलेंगे, आई नो। हम लोग मुकेश अंबानी को ना रिलायंस कंपनी के प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमोटर। जो बिजनेस को प्रमोट करता है, जो बिजनेस को देखता है, जिसके अंडरटेकिंग में बिजनेस रन करता है। नाउ एज यू कैन सी, ये जो रिलायंस है ना, ये कंपनी है, ये भी एक एंटिटी है। क्या है ये? एंटिटी। और मुकेश अंबानी भी क्या है? एक इंडिविजुअल है, ये भी क्या कहलाएगा? एंटिटी। तो दोनों एंटिटी हुए ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। और रिलायंस का बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बनेगा और मुकेश अंबानी का बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बनेगा। दिस इज कॉल्ड एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। नाउ एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर में ये भी आपने सीखा होगा क्या? जैसे मान लीजिए आई एम रनिंग माई एजुकेशन से VREI, ठीक है ना, और इसका मालिक कौन है? विक्रम राव। विक्रम राव इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, ठीक है ना, क्या इंट्रोड्यूस किया? कैपिटल। किसके अंडर में? VREI के अंदर में। विक्रम राव इंट्रोड्यूस कैपिटल कहां पे? VREI के अंदर में। तो फॉर विक्रम राव इट विल बिकम व्हाट? इन्वेस्टमेंट। बोलो यस और नो। और VREI के लिए क्या हो जाएगा? ये कैपिटल। दोनों का बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करेगा? अलग अलग बनेगा। अगर मान लीजिए VREI प्रॉफिट कमाता है तो VREI का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट देन आएगा किसके पास में? विक्रम राव के पास में। तो आई कैन से दैट विक्रम राव एंड VREI का बुक्स ऑफ अकाउंट दोनों क्या है? अलग अलग है। बोथ टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों का बुक्स ऑफ अकाउंट भी अलग 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 बनेगा। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, मे कम इन योर एग्जाम। सेकंड कंसेप्ट के बारे में लिखिए। तो लिखिए, आप लोग अगर लिखना चाहे शॉर्ट में तो मेरे लैंग्वेज में लिख लीजिए, एज पर द एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। एंटिटी कंसेप्ट में लिख लीजिए, एज पर द एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, एज पर द एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, business and its owner, business and its owner are to be treated separately। दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना, वो अज्यूम करता है कि वो बिजनेस क्या करेगा? फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेगा। हाँ ठीक है, बिजनेस में अगर लॉस होगा तो लॉस का हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि लॉस किस कारण से हुआ है, ठीक है ना। पर अगर मान लीजिए अगर वो लॉस सस्टेनेबल है तो भी हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस को कंटिन्यू करते ही हैं। तो एज पर द गोइंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, business to be continue for a long period of time, doesn't matter whether business incurs a loss or not, ठीक है ना। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, जैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया VREI का, तो मैं ये मान के चलूंगा कि बिजनेस को कम से कम लॉन्ग टेन्योर के लिए हम लोग क्या करेंगे? आगे लेकर के जाएंगे। तो लिखिए, एज पर द गोइंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, एज पर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, एज पर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, business is to be assumed
business is to be assumed to run for a long period of time, for a long period of time, for a long period of time, right? For a long period of time. Now next concept लिखिए periodicity concept, लिखिए periodicity concept. सर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या होता है? नो, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट आ गए, तो क्या हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे? आंसर इज नो, वी हैव टू वेट. हम लोग जब चाहे तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते या बिजनेस का प्रॉफिट नहीं निकाल लेते, हमें वेट करना पड़ेगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से 1 ईयर. इसीलिए क्या होता है ना, या तो 3 महीना, या तो 6 महीना, या तो 9 महीना, या तो 12 मंथ. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोलता है आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट एक फॉर सर्टेन पीरियड के लिए बनाएंगे, ठीक है ना? आप अपने अकॉर्डिंगली नहीं बनाएंगे, आपका जब मन करेगा तब के लिए नहीं बनाएंगे, आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाएंगे. से सर्टेन पीरियड विल बी 12 मंथ. इसीलिए तो लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 या 2023 कि हम लोग जो अपना पीरियोडिसिटी एज पर द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी वी आर मेकिंग आवर बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से फॉर 12 मंथ्स. तो एज पर द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट हम लोग जो P&L अकाउंट बनाते हैं और उसका रिजल्ट असर्टेन करते हैं, वो कितने साल के लिए करते हैं? 12 मंथ्स के लिए करते हैं. तो लिखिए एज पर द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, एज पर द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, books of account is prepared, books of account is prepared for a certain period of time, for a certain period of time, say for 6 months, 12 month, etc. 6 month, 12 month, etc. चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, लिखो कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी. सर मटेरियल कंसेप्ट क्या होता है? मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है? हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में वही आइटम दिखाते हैं जो मटेरियल है. मटेरियल इन द सेंस, मान लीजिए मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं VREI का, तो अपने VREI के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना, अपने VREI के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाएंगे? रेंट, यस और नो? यस. उसके बाद क्या दिखाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो? उसके बाद क्या दिखाएंगे? पेट्रोल एक्सपेंसेस. सर पेट्रोल एक्सपेंसेस आपका कहां से हो सकता है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आप अपने P&L अकाउंट में पेट्रोल एक्सपेंसेस दिखाएंगे? तो क्या ये मटेरियल है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में? नो. आपने जबरदस्ती का पेट्रोल एक्सपेंसेस दिखाया. क्यों दिखाया? क्योंकि आपका इनकम क्या होगा? घट जाएगा. आप जितने एक्सपेंसेस यहाँ दिखाना चाहो दिखाओ, एक्सपेंसेस दिखाने से आपका P&L क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. क्या आप चाहते हैं आपका P&L रिड्यूस हो? हाँ चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट कम आए, जिससे कि मेरे को टैक्स कम देना पड़े. पर मटेरियल कंसेप्ट बोलता है नो, इट इज नॉट अलाउड टू डू सो. इसलिए पेट्रोल एक्सपेंसेस कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा जिसके लिए रेलिवेंट नहीं हो. तो हमेशा याद रखिएगा ओनली दोज एक्सपेंसेस एंड इनकम टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच आर मटेरियल टू द एंटिटी. मान लीजिए ये पेट्रोल एक्सपेंसेस हो सकता है यूबर चलाने वाले कैब ड्राइवर के लिए इंपॉर्टेंट हो, पर मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना. तो यूबर कैब के लिए पेट्रोल एक्सपेंसेस कैन बी रेलिवेंट, कैन बी मटेरियल. फॉर मी इट इज नॉट मटेरियल, राइट? तो लिख लीजिए एज पर द मटेरियल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, एज पर द मटेरियल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, एज पर द मटेरियल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, as per the material concept of accountancy, books of account, as per the material concept of accountancy, books of account is to be prepared
is to be prepared on a material basis. That is income and expenses. Income and expenses is to be shown in the books of account. Income and expenses is to be shown in the books of account. Is to be shown in the books of account which are relevant oblique material to the entity, which are material or relevant to the entity, material to the entity. ठीक है जी, क्लियर हो गया? लिखिए मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी. these all items are very important क्योंकि आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग थ्योरी के अंदर में ये पूछा जा सकता है, राइट? लिखिए नेक्स्ट नंबर 5 ना, मैचिंग कंसेप्ट. सर मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? व्हाट इज मैचिंग कंसेप्ट? व्हाट इज मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी? तो आपने देखा होगा या आप देखेंगे आगे, खैर आपने फाइनल अकाउंट बना करके आया हुआ है, तो आप देखते होंगे यहाँ पे अपन लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी ऑलवेज राइट क्लोजिंग स्टॉक. क्यों? बिकॉज ऑफ द मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी. बिकॉज ऑफ द मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी. मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी बोलता है अगर आपने 1000 यूनिट का परचेज किया है और अगर आपने 800 यूनिट बेचा है तो 200 यूनिट आपको कहां दिखाना होगा? कंसाइनमेंट स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक में. अगर आप अपना एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं, if you want to ascertain your actual profit and loss account, then as per the matching concept of accountancy आपको both साइड के यूनिट क्या करने चाहिए? इक्वल करने चाहिए. अगर मान लीजिए 1000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिखा रहे हैं और आपने सेल किया ओनली 800 यूनिट, तो बाकी का बचा 200 यूनिट क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा. या अभी आप कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर में इसको अपन क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हैं. ठीक है ना? तो ये हो गया आपका 200 यूनिट का कंसाइनमेंट स्टॉक या 200 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक, सो दैट यू विल बी असर्टिंग द एक्चुअल नेट प्रॉफिट oblique loss on final account of any entity. Right? Clear हो गया? So now write down as per the matching concept of accountancy. बस ऐसे थोड़े थोड़े से वर्ड लिखा देता हूं so that आपको कोई बुक्स वक्स पढ़ना ना पड़े. Yes, will provide you the study material, don't worry. ठीक है ना? लिखिए as per the matching concept of accountancy, as per the matching concept of accountancy, as per the matching concept of accountancy, books of account is to be prepared. Books of account is to be prepared on a balancing approach. It means if you have 1000 units of a stock, if you have 1000 units of a stock, out of which 800 units, out of which 800 units being sold, उसमें से अगर हम 800 यूनिट बेच दे, the remaining 200 will be your closing stock. The remaining 200 will be your closing stock or consignment stock. Closing stock or consignment stock. Closing stock or consignment stock. This is because of matching concept of accountancy. This is because of matching concept of accountancy.
आई होप सो ये समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ लास्ट कंसेप्ट लिखिए। मेरे हिसाब से ये 5-6 जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर व्हाट इज कंजर्वेटिव, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म? देखिए, अगर अपने को कोई लॉस दिख रहा है, मान लीजिए मैंने किसी को से ए को 5,000 रुपए का उधार में सामान बेचा है। आई सोल्ड अ गुड्स टू ए ₹5,000, तो ए विल बिकम अ डेटर फॉर मी। मेरे लिए क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। डेटर से हम पैसा पाते हैं, डेटर हमें पैसा देगा, पर अब ए मुझे दिख नहीं रहा है या मुझे देख करके भाग जा रहा है, तो मुझे एक सर्टेनिटी बन रही है, मेरे दिमाग में एक डर बैठ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ए मेरा पैसा डुबा देगा, राइट। इस डुबाने के डर को ना, क्योंकि अभी डूबा नहीं है, डूब सकता है, राइट, इसके अगेंस्ट में ना वी विल क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या पढ़ेंगे ना, प्रोविजन फॉर क्या बनाओगे? डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। धीरे धीरे करके मेरे को लग रहा है ये मेरा पैसा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। दिस प्रोविजन जो अपने लग रहा है, लॉस हुआ नहीं है, लॉस हो सकता है इन फ्यूचर में, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोविजन। और ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो हमने, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने बनाया है, ये बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बनाया है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलता है अगर कोई भी लॉस अगर आपको लगता है फ्यूचर में होने वाला है, तो उसका प्रोविजन आप अभी से बना सकते हैं। दैट लॉस बनाना इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसी वजह से पीबीडीडी, पीडीडी, पीडीसी का कंसेप्ट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं? पढ़ते हैं, राइट। एक चीज और बता दूं, अगर मान लीजिए, अगर आपको लगता है, मान लीजिए आपके रेफरेंस से मुझे कल कोई ट्यूशन मिलने वाले हैं, मैं पढ़ाऊंगा, आप बोल रहे हैं सर मेरा एक फ्रेंड है कल ट्यूशन ज्वाइन करेगा, आप इनकम मान लीजिए, नहीं मैं नहीं मान सकता। एज पर दी अकाउंटिंग कंसेप्ट हम लोग ट्यूशन इनकम, होने वाले इनकम को क्या करेंगे? जब होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पर अगर कोई ओवरसीन, फोरसीन लॉस अगर अपने को दिख जाता है, तो अपन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। आई होप सो ये समझ में आ गया। नाउ मेक अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, लिख लीजिए। देखिए, एज पर दिस कंसेप्ट, देखिए एज पर दिस कंसेप्ट, future losses, as per this concept, future losses to be recognized, future losses to be recognized, future losses to be recognized from today onwards. For say example, for say example, for say example, provision for doubtful debts on debtors, provision for doubtful debt on debtors, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो दिस मच आज हमने क्या किया? सिलेबस को समझा है, और साथ ही साथ प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम लोग अकाउंटिंग थ्योरी के अंदर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जाम में। तो ऑलमोस्ट 6 प्रिंसिपल को हमने पढ़ा है, विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन फ्यूचर, ठीक है। हमारे को सिलेबस को आगे चलाने में ही मदद करेगा, राइट। और अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कोई नया चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। टिल देन आज का क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल।